ओके स्टूडेंट, आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है अबाउट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम ये देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, ये कैसे एक डिसिप्लिन में कन्वर्ट हुआ, एक इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच बना, है ना। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। आफ्टर डेफिनेशन हम माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस को देखेंगे। आज की क्लास में इकोनॉमिक्स एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम के पॉइंट को समझेंगे, एंड लास्ट में हम स्कोप एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे, किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आज हम इतने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। हम पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अबाउट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम ये देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब ये वर्ड आया कैसे, है ना, ये कैसे एक सेपरेट ब्रांच बना। तो जस्ट इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो पहला हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ द टर्म। ये टर्म यानी कि मैक्रो वर्ड कहाँ से आया। देखो इंग्लिश में जो टर्म है मैक्रो, इंग्लिश का ओरिजिन वर्ड है, ठीक है ना, ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है। और ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोज। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लार्ज। इसका मीनिंग क्या होता है, लार्ज। तो मैक्रो का मतलब क्या हुआ, लार्ज, है ना। फिर इमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन, मतलब मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो एक डिसिप्लिन में कैसे कन्वर्ट हुआ, मतलब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ये कैसे, ये किस तरीके से एक डिसिप्लिन में कन्वर्ट हुआ है, इसकी एक हिस्ट्री है, हम उसको देखेंगे। एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन में कन्वर्ट होता है ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, 1930 में, जब वेस्टर्न कंट्रीज में डिप्रेशन था, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 भी बोलते हैं, है ना। ये इस सब्जेक्ट के, मतलब इस डिसिप्लिन के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक लैंडमार्क साबित हुआ, है ना। इसी टाइम पे माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच बन गया। पहले सेपरेट ब्रांच नहीं हुआ करता था, ठीक है, इसको हम माइक्रो में ही करते थे, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट ब्रांच भी पढ़ते हैं, है ना। इस टाइम पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको क्या करना है, नोट रखना है। कुछ पॉइंट्स जो इस टाइम के थे, नोटेबल पॉइंट्स हैं, किस क्या सिचुएशन था, क्या उस समय का वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी का सिनेरियो था, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखने हैं। तो पहला है डिप्रेशन ऑफ द 1930 लेड टू ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो क्या था, ये डिप्रेशन के टाइम में डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, लोग क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, है ना। डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना, इन यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट सॉर्ट ऑफ फ्रॉम। देखो यूएसए में, अगर हम उस समय की यूएसए की इकोनॉमी की बात करें, तो वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 3% टू 25%, मतलब 3% थी, उसके बढ़कर कितनी हो गई बेटा, 25% हो गई। और उसके साथ ही फॉल ऑफ हो गया एम्प्लॉयमेंट वाच, है ना, accompanied with the fall of GDP, क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इनकम नहीं था, प्रोडक्शन नहीं था, तो उससे हमें क्या हुआ, जीडीपी जो थी वो भी कम हो गई। कितनी हो गई बेटा, कितने से कम हो गई, 33% से फॉलो अप कर गई जीडीपी, है ना। और जीडीपी कम हो गई, उसका रीजन क्या था, उसके साथ ही एग्रीगेट डिमांड, जो इकोनॉमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीगेट में आती है ना, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, आगे हम पढ़ेंगे किन्सियन की थ्योरी को, तो वो भी क्या हो गई, यहाँ पे फॉल कर गई थी। इस समय पे ना डेवलप्ड कंट्रीज में की इकोनॉमी में एक ट्रैप क्रिएट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब ये लो इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या था, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में ये हुआ था कि जो टोटल डिमांड थी कंट्रीज की, एग्रीगेट डिमांड एक इकोनॉमी की, वो क्या हो गई थी, लो हो गई थी। अब डिमांड लो हो गई है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, लो होगा। जब प्रोडक्शन लो होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो लोगों की इनकम भी क्या होगी, कम होगी। और इनकम कम होगी तो फिर जीडीपी क्या होगी, वो भी डाउन हो जाएगी। और लास्ट में फिर जीडीपी डाउन होगी तो फिर क्या हो जाएगा, लो एडी हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें लो इक्विलिब्रियम लेवल, जो ट्रैप था, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, ये क्या था, इसमें हम पहले हम फोकस करते हैं लो एडी। देखो क्या था, डेवलप कंट्रीज में, यानी कि हम अमेरिका की बात करें जहाँ पर ये लो इक्विलिब्रियम ट्रैप था, है ना, वहाँ की एग्रीगेट डिमांड वो क्या हो गई थी, लो हो गई थी। डिमांड कम थी तो प्लांट आउटपुट यानी कि सप्लाई जो थी, एग्रीगेट सप्लाई, वो भी वहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि डिमांड है नहीं, कंज्यूमर वहाँ पे डिमांड कर नहीं रहे हैं, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा था। इससे क्या हो गया, लो आउटपुट हो गया। आउटपुट लो हुआ तो लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब क्या हो गया, देखिए प्रोडक्शन भी बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उस लेवल पे
एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। जो लेबर्स थे, जो और कहीं एम्प्लॉय थे, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे, मतलब इनकम जनरेट ही नहीं हो पा रही थी। तो उसके रीजन से क्या हुआ, जीडीपी भी आपकी क्या हो गई, लो हो गई। जीडीपी लो हो गई क्योंकि अब लोगों के पास इनकम नहीं है, तो वो खर्च नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे। तो जब कंजम्पशन ही नहीं है तो प्रोडक्शन क्यों होगा, और प्रोडक्शन भी नहीं है तो जीडीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। एंड आफ्टर जीडीपी लो होने के बाद फिर वही सिचुएशन आ जाती है, क्या, लो ऑफ एडी। जब जीडीपी लो है, एग्रीगेट डिमांड ही नहीं है ना, और एग्रीगेट सप्लाई ही नहीं है, तो लास्ट में फिर कौन सी सिचुएशन आएगी, एडी फिर से लो होगा। मतलब कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो एडी लो था, उसके बाद फिर एंड में इस पूरे प्रोसेस से होने के बाद एडी और लो हो रहा है। मतलब कि क्यूमुलेटिव अगर इसको देखा जाए तो ये कंप्लीटली क्या होते जा रहा है, लो होते जा रहा है, हाई से लो हो रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, जो उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इकोनॉमी में। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इकोनॉमिस्ट ने काफ़ी कोशिश की। देखिए उस समय की जो जिनकी हम बात करते हैं यहाँ पे, एडम स्मिथ वगैरह हो गए, और भी जो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, है ना, वो उस समय फेल्ड हो गए थे इस प्रॉब्लम का सिचुएशन फाइंड करने में, है ना। तो लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जो थी, है ना, इस ट्रैप से वो मार्केट को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। सो मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फेल टू ब्रेक इट। अगर देखा जाए तो लो लेवल ऑफ ट्रैप को सिंपली मार्केट एंड सप्लाई फोर्स, मतलब मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्स है, वो उसको ट्रैक नहीं कर पा रही थी, मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। वो उससे और क्या होते जा रहे हैं, लो होते जा रहे हैं, क्योंकि लो एक लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में हम यही देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड लो हो रही है और प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई भी लो हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो जीडीपी लो हो रही है, और वापस फिर वही सिचुएशन आ जा रही है, लो एग्रीगेट डिमांड की। सो इस सिचुएशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस होता है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स इमरजेंस होती है, एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसको उस समय एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में इमर्ज किया गया। कब हुआ ये, देखिए 1936 में, जब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, इनका नाम याद रखिएगा, जॉन मेरियट केन्स, JM केन्स भी बोला जाता है, इनकी एक थ्योरी है, केन्सियन थ्योरी, है ना। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, उनकी बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। तो इस समय यानी कि 1930 से 1936 का जो पीरियड था, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस पीरियड था। उस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, ऐड हुआ। और ये किसकी देन है, कहीं ना कहीं ये JM यानी कि जॉन मेरियट केन्सियन की देन है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे इमर्ज हो रहा है, और इकोनॉमिक्स की जो एक ब्रांच यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी स्टडी हम अभी आगे करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे हमने ये देखा। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, वैसे ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हम ये देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, क्या बोल रहा है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच स्टडीज इकोनॉमिक्स इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। किसकी बात कर रहा है, लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, वो हम माइक्रो लेवल पे करते हैं, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल फर्म को ले लेते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर ले लेते हैं, इंडिविजुअल मार्केट को लेके करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक इससे रिलेटेड स्टडीज हैं, वो हम एज अ होल, मतलब एक किसी कंट्री को रख के करते हैं। जैसे इंडिया हो गया तो इंडिया की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा, है ना, इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा। ऐसे अमेरिका है तो अमेरिकन इकोनॉमी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किसी एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, है ना। किस पे करते हैं बेटा, मैक्रो लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, वो इकोनॉमी एज ए होल है, मतलब किसी एक कंट्री की पूरी इकोनॉमिक इश्यूज की हम स्टडी कर रहे होते हैं इसमें। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है, देखो मैक्रो और माइक्रो में क्या क्या डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कार्सिटी, है ना, एट द इंडिविजुअल लेवल। किसकी बात कर रहा है बेटा, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, इंडिविजुअल लेवल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था, उसमें हम जो भी इकोनॉमिक इश्यूज थे, है ना, उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कार्सिटी के ऊपर जा रहे हैं, है ना। जो एक कस्टमर की चॉइस की, उसके रिसोर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड, तो उससे प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजर्स की प्रॉब्लम, है ना, चॉइस की प्रॉब्लम। तो ये पूरी स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर
है ना, मार्केट प्राइस, ये सारी डिमांड एंड सप्लाई, इन सब की स्टडी हम किस में करते थे, माइक्रो लेवल पे, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते थे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, हम यहाँ पे ये सारी स्टडीज किसी एक इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम ये पूरी स्टडी एक इकोनॉमी के ऊपर कर रहे हैं, मतलब सीधे सीधे एक कंट्री के ऊपर कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक इश्यूज को लेके। फिर हम आते हैं सेकंड डिफरेंस जो इसमें है। सेकंड डिफरेंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को लिया जाता था, जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड को लिया गया, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को लिया गया, है ना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक माइक्रो लेवल पे जो वेरिएबल्स होते हैं, है ना, उनकी हम स्टडी करते थे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यूजेस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का। किसकी यूजेस करते हैं बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो लेवल के जो इकोनॉमिकल वेरिएबल्स हैं उनका करते हैं। और ये क्या क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखिए इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई किसी एक कंज्यूमर की होती है, किसी एक प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की होती है ना। बट अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये पूरी कंट्री की होती है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड में ले तो जितनी भी ये इंडिविजुअल डिमांड है, इनको हम अगर कंबाइन कर दें तो एक एग्रीगेट डिमांड बनती है। ऐसे ही जस्ट एग्रीगेट सप्लाई है, तो यहाँ पर हम इसकी स्टडी करते हैं, है ना। फिर थर्ड जो डिफरेंस इसमें आता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का आता है ना। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स जो होता था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू होता था, सेंट्रल इशू होती थी, है ना। यहाँ पे हम सेंट्रल इश्यूज क्या क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, है ना, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करते थे, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये जो हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है उसके जो सेंट्रल इश्यूज थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल के थे, हम वहां पे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सेंट्रल इश्यूज से डिटर्मिनेशन करते हैं नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे इश्यूज अलग हो जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका जो सेंट्रल इशू होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो क्या है, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, जैसे हम जीडीपी निकालते हैं, एनएनपी निकालते हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है ना, पॉलिसीज जो ड्रा करती है गवर्नमेंट, उन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है या सेंट्रल इश्यूज हैं, उनको हम यहाँ पे मैक्रो लेवल पे डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, डिसीजन टेकन बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। देखो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, पहले तो हम ये समझते हैं कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं। देखो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स जो होते हैं, अगर हम इकोनॉमिक एजेंट की बात करें तो इकोनॉमिक एजेंट वो पर्सन है जो इकोनॉमिक्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करेगा, अपनी रिसर्च में यूज करेगा या मार्केट को एनालाइज करने में यूज करेगा, वगैरह वगैरह। तो अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट वर्क करते हैं, है ना। जैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हो सकते हैं। कंज्यूमर है वो देखेगा कि कोई प्रोडक्ट कितना महंगा है ना। प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट को बनाने से पहले, प्रोड्यूस करने के पहले, प्रोडक्शन करने के पहले उसकी कॉस्ट का एनालिसिस कर रहा है ना, उससे प्रॉफिट का एनालिसिस कर रहा है। तो ये सारी चीजें माइक्रो लेवल पे होती है। किस पर होती है, माइक्रो लेवल पे, है ना। इसको क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें तो मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक एजेंट हैं वो कोई इंडिविजुअल एजेंट नहीं है, मतलब कोई कस्टमर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट लेती है डिसीजंस, है ना, आरबीआई डिसीजंस लेती है। तो ये सभी मैक्रो लेवल पे पार्ट हो जाता है, क्योंकि इनको जो डिसीजन मेक करना है वो किसी कंट्री के ऊपर करना है, और यहाँ पे कंट्री के ऊपर जब डिसीजन लेना होता है तो जो स्टडी होती है वो मैक्रो लेवल पे करनी पड़ती है ना। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा इनका डिफरेंस बनाता है वो है मेथड ऑफ स्टडी, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें क्या क्या स्टडी के मेथड यूज होते हैं, मतलब कैसी स्टडी होती है। तो देखो माइक्रो लेवल पे अगर हम स्टडी करें तो हम पार्शियल, किसकी बात करते हैं बेटा, पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, है ना। हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है, देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम किसी एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम लेवल पे करते हैं, सेट करते हैं ना, कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को देखते हैं, प्रोड्यूसर्स को देखते हैं, या किसी एक मार्केट के इक्विलिब्रियम को सेट को एनालाइज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो लेवल पे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे हम जब जाते हैं तो हम जनरल इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे होते हैं। किसमें बात कर रहे होते हैं बेटा, जनरल। मतलब हम यहाँ पे पार्शियल नहीं देख रहे हैं, पूरे मार्केट को इक्वल करने की सोच रहे हैं, मतलब मार्केट के इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं। जैसे कि पार्शियल में हम किसी एक मार्केट को देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑल मार्केट आ जाएंगे, उस कंट्री में जितने भी मार्केट हैं सब इसके पार्ट होंगे। यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, जनरल
प्राइस इक्विलिब्रियम करते हैं, है ना। जनरल इक्विलिब्रियम को भी बोलते हैं, इसको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। तो यहाँ तक हमने देखा ये 4-5 पॉइंट, जिसमें हमने माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंसेस अलग किए हैं, है ना। नेक्स्ट जब हम इसके बाद जाते हैं, अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा जो इकोनॉमिक एजेंट है, पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम में, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। उसमें जो पॉइंट था यहाँ पे और अच्छा क्लियर कर लेते हैं। देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है, इट रिफर्स टू इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। किसकी बात कर रहा है? वन मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। ऑन द एजम्पशन, यहाँ पे एजम्पशन भी ध्यान रखना है, दैट देयर इज नो चेंज इन अदर मार्केट। यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो अदर मार्केट्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कैपिटल मार्केट और लेबर मार्केट की बात करता हूं, तो अगर हम पार्शियली देखें, पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो हम लेबर्स के प्राइस को देखेंगे, है ना। और हम ये मानते हैं कि लेबर्स की प्राइस का जो इफेक्ट है वो लेबर मार्केट तक ही है। हम उसको कैपिटल मार्केट में, अनर मनी मार्केट या किसी और मार्केट में लेके नहीं जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या पार्ट हुआ, पार्शियली देख रहे हैं। अगर हम कंज्यूमर की टेस्ट को देख रहे हैं या किसी एक प्रोडक्ट, एक मार्केट में कंज्यूमर के बिहेवियर को देख रहे हैं, तो ये पार्शियली इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हम वहां पे किसी एक मार्केट पे वर्क कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहीं पर अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम को देखें, तो इट रिफर्स टू इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट्स इन द इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक इकोनॉमी यानी कि एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें जितने भी इक्विलिब्रियम है, मतलब मार्केट, ऑल मार्केट को इक्विलिब्रियम करते हैं, मतलब ऑल मार्केट के बिहाफ में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, है ना, एनालाइज करते हैं, उनके इक्विलिब्रियम लेवल को सेट करते हैं, है ना। एक आता है इकोनॉमिक एजेंट्स, ये भी मैंने हालांकि डिफरेंस में हालांकि क्लियर किया है, फिर एक बार और देख लेते हैं। इट इज दोज इंडिविजुअल्स, है ना, एंड सिचुएशन इंस्टीट्यूशंस विच आर टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो क्या करते हैं बेटा, इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, है ना। इंडिविजुअल्स अपने बिजनेस से रिलेटेड या कंज्यूमर अपने कंजम्पशन से रिलेटेड इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट जो कि इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, वो भी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलाइजेशन करने के लिए, टैक्सेशन पॉलिसीज को बनाने के लिए, वो भी इकोनॉमिक डिटेल्स को या यूज करके, एनालाइज करके कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे दोनों ही इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? इकोनॉमिक्स डिसीजन लेते हैं। लाइक कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कंज्यूमर डिसाइड हाउ मच कंज्यूम। जैसे एज ए कंज्यूमर मैं हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कितना कंज्यूम करना चाहिए अपनी इनकम को देख के। तो यह मैं यहाँ पे कैसा यूजर हो गया, मतलब बोला जाए तो इकोनॉमिक एजेंट हो गया। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, है ना। एज ए कंज्यूमर मैं ये सोच रहा हूँ क्या चीज़ कितनी लेनी है ना। यहीं पर अगर मैं बात करूं, प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है ना, हाउ मच प्रोड्यूस, तो ये भी इंडिविजुअल लेवल पे है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं डिसाइड करूंगा किसी चीज को कितना बनाना है ना। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल अपने लिए इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा हूँ, तो ये इंडिविजुअल एजेंट हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अगर टैक्सेशन पॉलिसी, तो गवर्नमेंट तो किसी एक पर्सन के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है। तो ये जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो पार्ट बनेगी वो बनेगी इंस्टीट्यूशनल। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इंस्टीट्यूशनल एजेंट की। तो गवर्नमेंट कैसी एजेंट होगी यहाँ पे? इंस्टीट्यूशनल एजेंट होगी, क्योंकि वो किसी पूरे एक इकोनॉमी के ऊपर डिसीजन ले रही है। और यहीं पर अगर हम इंडिविजुअली देखें, तो वो केवल अपनी डिमांड, है ना, अपनी सप्लाई के ऊपर डिसीजन लेता है। तो इस तरीके से हमने किया इकोनॉमिक एजेंट, जो कि दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल फर्म हो सकती है, सिंगल कंज्यूमर हो सकता है, और इंस्टीट्यूशनल मतलब गवर्नमेंट हो सकती है उसमें, या फिर गवर्नमेंट के और भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आरबीआई हो सकता है, सेबी हो सकता है ना। ये सब इसमें होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो क्या शो कर रही है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। किसकी बात कर रहे हैं? देखो, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो क्या क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या क्या स्कोप की जब हम बात करें, तो हम देखते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है सिंपली, है ना। तो अगर हम स्कोप की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या स्कोप है, हालांकि ये सभी हमारे चैप्टर हैं, है ना, आगे हम इन्हें चैप्टर वाइज पढ़ेंगे भी इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो पहला जो स्कोप होता है वो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, जीडीपी कैलकुलेट होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या पर कैपिटा इनकम जो है, उन सब से रिलेटेड जो डिसीजन है वो मैक्रो लेवल पे लिए जाते हैं बेटा। उनकी जो स्टडी होती है वो मैक्रो लेवल पे होती है, यानी कि इनके लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो मैक्रो लेवल का होता है। तो पहला स्कोप तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये बनता है कि इससे जो इनकम है, मतलब कि नेशनल इनकम है या रिलेटेड एग्रीगेट, नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट है, एनएनपी, जीडीपी, इनका एस्टिमेशन होता है ना। उनकी स्टडी कहाँ पे की जा रही है?
इस चीज़ की स्टडी मतलब कि नेशनल इनकम से रिलेटेड या एग्रीगेट्स की जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जा रही है। ये किसका पार्ट बनता है? नेशनल इनकम का कैलकुलेशन वगैरह माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। दूसरा है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी माइक्रो लेवल पे है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को हम इंडिविजुअल पे लेवल पे देख ही नहीं सकते। यानी माइक्रो इकोनॉमिक अगर हम बात करें माइक्रो की, तो हम वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू होता है वो किसी एक कंट्री का होता है ना। तो अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसीज बनाना है या उसके बारे में समझना है ना, उसमें कुछ अलाउंसेस इशू करना है या वगैरह वगैरह, तो उससे रिलेटेड जो हम थ्योरी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, उसके लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। हमको माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी करना पड़ेगा, तब हम उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे। ऐसी बात आती है थ्योरी ऑफ मनी की। थ्योरी ऑफ मनी ये भी किसका पार्ट बनता है? तो थ्योरी ऑफ मनी भी किसका पार्ट बनता है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है, क्योंकि मनी यानी कि आरबीआई, देखो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो करेंसी इशू करता है ना, उसको कंट्रोल करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है ना। और बैंक्स के लिए भी वो पॉलिसीज बनाता है कि कितना सीआरआर रिजर्व रखना है या फिर कितना इंटरेस्ट बैंक को दे लगाना है। तो ये सारी पॉलिसीज जो बन रही है मनी से रिलेटेड है, मनी से। और इसके ऊपर जो हमारे इंडिया में पॉलिसीज बनाता है आरबीआई बनाता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो देखो अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ मनी की, है ना, तो आरबीआई जब इस पर डिसीजन ले रहा है, बैंकों के लिए जो डिसीजन ले रहा है, तो थ्योरी ऑफ मनी का जो टॉपिक है वो भी किसका पार्ट बन जाता है? वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल को रख कर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम पूरी कंट्री के लिए डिसीजन ले रहे हैं, है ना। मनी फ्लो को कैसे मेंटेन करना है और क्रेडिट फ्लो को कैसे मेंटेन करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं, तो ये एक मैक्रो लेवल का डिसीजन होता है, एक कंट्री को ध्यान में रखना होता है यहाँ पे, है ना। अब आते हैं इसमें और क्या स्कोप है इसका, तो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। देखो जनरल प्राइस लेवल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पार्शियल प्राइस लेवल और जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो किसी एक कंट्री की यानी कि इकोनॉमी की प्राइस लेवल होती है। यहाँ पे हम इकोनॉमी का एक किसी एक इकोनॉमी की एक ऐसे प्राइस लेवल को लेकर चल रहे होते हैं जिसके बेस पे हम डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं बेस मान के, है ना। तो वो भी जनरल प्राइस लेवल की स्टडी की जाती है। क्यों की जाती है बेटा? ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन गैप्स को पता किया जा सके कि कितनी महंगाई है ना, और कितनी मंदी आ गई है मार्केट में। तो इन सब का जो डिसीजन हो रहा है वो भी किस पे हो रहा है? मैक्रो लेवल पे हो रहा है। अगर हम देखें जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी गैप का और डिफ्लेशनरी गैप्स का जो स्टडी करते हैं, तो हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है ना। फिर आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए गवर्नमेंट जो बजट बनाती है ना, उस बजट को बनाने के लिए भी हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही होती है, वहाँ पे भी इसका स्कोप है। बिना मैक्रो लेवल पे स्टडी किए गवर्नमेंट बजट नहीं बना सकती है। बजट में जितनी पॉलिसीज़ हैं, जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट इशूज़ करती है, जो प्लान करती है, एस्टिमेशन करती है नेक्स्ट ईयर्स के लिए, ये सारी चीज़ें जो होती है वो मैक्रो लेवल का डिसीजन है। उसके लिए गवर्नमेंट को जो स्टडी करनी पड़ती है वो मैक्रो लेवल की करनी पड़ेगी, तभी वो उसका एनालाइज कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो हम स्कोप को देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कहीं ना कहीं है। जैसे कि हमने देखा नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पे, है ना। एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी के बारे में अगर हमको पता करना है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो हमको वहाँ पे मैक्रो लेवल पे डिसीजन लेना पड़ेगा, उस लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। मनी से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट में आरबीआई बनाती है ना। जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इसके लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के यहाँ पर स्कोप है। गवर्नमेंट बजट के लिए भी हम कहाँ पे डिपेंड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, मतलब उसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट है जो हमारा है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, तो इसकी कहीं ना कहीं कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है ना। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या आता है इसका? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। देखो किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट को देख ले, है ना, या वहाँ पे जीडीपी को देख ले, नेशनल इनकम को देख ले, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही मिलता है। अगर हम मैक्रो लेवल की स्टडी करते हैं तभी हम इस डिसीजन में पहुंचते हैं, एक इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर पाते हैं कि आज देखो इंडिया की इकोनॉमी में अगर जीडीपी बढ़ रही है या फॉरेन रिजर्व्स की हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रो लेवल की स्टडी पर ही डिपेंड करती है। हमने जब माइक्रो लेवल की स्टडी की होगी उससे कुछ कंक्लूजन निकाला होगा, तो वही जो है डिस्क्रिप्शन करता है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन है इस कंट्री की इकोनॉमी का, है ना, उसको प्रेजेंट करता है। फिर आते हैं रोड मैप ऑफ गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट प्लान बनाती है ना, और कहीं ना कहीं जो ग्रोथ करती है, ग्रोथ के लिए जो पॉलिसीज बनाती है, जैसे 5 ईयर प्लान है,
इन सब का जो रोड मैप है, मतलब इन सब को बनाने के लिए, इन सब के फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट को जो बेस प्रोवाइड करता है ना, वो कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है। बिना माइक्रो लेवल पे स्टडी किए, बिना मैक्रो लेवल पे स्टडी किए, बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किए हम ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं, है ना। फिर आते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमी है वो डाउन ना हो, अप हो, या तो फिर जो लेवल है जहाँ पे वो है वो उतनी रहे, एक स्टेबल पोजीशन पे रहे, इससे अप हो। कोशिश ये होती है कि इससे डाउन ना हो, है ना। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम डिसाइड करने के लिए कहीं ना कहीं हमको जो स्टडी करनी पड़ेगी वो किस लेवल पे करनी पड़ेगी? मैक्रो लेवल पे करनी पड़ेगी। मैक्रो लेवल पे जब हम पॉलिसीज को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना, टैक्सेशन पॉलिसीज को और भी पॉलिसीज को, तो हम कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक का ही पार्ट है जिनमें हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चीज़ की स्टडी होती है ना। फिर अब पॉलिसी फॉर्मलाइजेशन, गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, है ना, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, सब्सिडीज की पॉलिसीज हो, जो भी वगैरह वगैरह पॉलिसीज बनाती है, बेटा गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज बनाने में हेल्प कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हेल्प करती है। अगर हम मैक्रो लेवल की स्टडी नहीं करेंगे तो हम गवर्नमेंट के लिए जो पॉलिसीज हो रही है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगी या सही पॉलिसीज नहीं आएंगी। तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं एग्रीगेट लेवल पे जाना होता है, और एग्रीगेट लेवल पे जाने के लिए हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना पड़ता है बेटा, है ना। लास्ट जो है यहाँ पे इसका रोल या इसका सिग्निफिकेंस, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉपर्टी। देखो गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, किसी भी कंट्री की गरीबी। गरीबी का जो एनालिसिस करते हैं, पॉवर्टी की प्रॉब्लम को जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, वो माइक्रो लेवल पे नहीं हो सकता, उसके लिए हमको मैक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। मतलब किसी एक कंट्री की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ेगा, यानी देखा जाए तो मैक्रो लेवल पे स्टडी करके ही इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए भी या इसका प्रॉपर कंक्लूजन सोल्यूशन फाइंड करने के लिए भी हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है ना। इस तरीके से आज जो हमने देखा, हमने ये 4 चीज़ें कंप्लीट की हैं, और ये चैप्टर 1 का ही पार्ट है। यहाँ पे जो चारों चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। अबाउट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्या देखा कि ये वर्ड कहाँ से आया, है ना, और ये कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन में इमर्ज हुआ, हमने इसकी डिस्कशन की। जिसमें हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन का टाइम 1930 का, है ना, उस समय पे क्या प्रॉब्लम हुआ, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप को हमने समझा यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं जॉन मेरियार्ड किन्सन की थ्योरी या उसकी बुक्स, उनकी बुक जो थी, है ना, आपने बुक भी देखा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, उस बुक्स को भी हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने देखा इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में समझा। पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम को भी हमने क्लियर किया, और लास्ट में हमने देखा स्कोप कि क्या क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और उसमें सिग्निफिकेंस भी देखा कि उसके क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारी इकोनॉमिक्स में, या हमारी इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच है एक प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की स्टडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हमने इतने टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर किए हैं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस क्लास लेक्चर।